नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 119वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश की। क्या होते हैं केंद्र शासित प्रदेश, किस प्रकार से यह निकल कर आए, तो हम इसके ऐतिहासिक स्थिति को जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके लिए संवैधानिक दर्जा दिया गया है और हम देख सकते हैं किस प्रकार से यह निकल कर आए। तो हम बात करते हैं भारत की आज़ादी की। भारत की आज़ादी के समय कुछ राज्य ऐसे निकल कर आए जो सीधे तौर पर राज्य के रूप में स्वीकार कर लिए गए। यहाँ पर हम देख सकते हैं स्थानीय सरकार हुआ करती थी, सीएम के चुनाव हुए और राज्य यहाँ से बनकर निकल कर आ गए। और हम देख सकते हैं कुछ कमिश्नर क्षेत्र होते थे, ऐसे क्षेत्र जो कि सीधे तौर पर गवर्नर के कंट्रोल में हुआ करते थे। कहाँ के? ब्रिटेन के। तो वह जो क्षेत्र हुआ करते थे, तो हम देख सकते हैं वह इंडिया की टेरिटरी में शामिल हुए, यानी भारतीय क्षेत्र में शामिल हुए। और जैसे ही भारतीय क्षेत्र में यह शामिल होते हैं, यहाँ पर कोई स्थायी सरकार नहीं थी, तो हम देख सकते हैं कि इनको केंद्र शासित प्रदेश मान लिया गया। और हम देख सकते हैं कि पार्ट सी तथा पार्ट डी में इनके बारे में इनको विभाजित कर दिया गया जब भारत आज़ाद होकर निकल कर आया 1947 के समय। अब हमारा जो संविधान लागू होता है और धीरे धीरे हम इवॉल्व करते हैं, तो यहाँ से अलग राज्यों की मांग उठने लगी। कुछ यूनियन टेरिटरी ऐसी थी, यानी केंद्र शासित प्रदेश ऐसे थे जिन्होंने स्वयं के लिए राज्य बना लिया, यानी वहाँ पर स्थानीय सरकार आ चुकी थी। अब हम देखते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रावधानों के बारे में। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी जो हमारा संघ है उसकी यूनियन टेरिटरी, यानी जो केंद्र द्वारा रेगुलेट की जाती है, उसे केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। यहाँ पर राज्य की सरकार नहीं होती है, केंद्र का सीधा यहाँ पर क्या होता है, वो होता है। तो हम देख सकते हैं कुछ राज्य ऐसे हुए हैं, जैसे कि दिल्ली है, उसका सीएम होता है लेकिन वह केंद्र शासित प्रदेश है, यानी हम देख सकते हैं कि। और कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर गवर्नर होते हैं, गवर्नर शासन होता है। और कुछ राज्य ऐसे होते हैं जहाँ पर क्या होता है, सीएम भी है, फिर भी उसको यूनियन टेरिटरी कहा जाता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि एलजी का भी प्रावधान होता है, जैसे कि दिल्ली है वहाँ पर एलजी का प्रावधान है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे यहाँ पर यूनियन टेरिटरी की संख्या क्या है। तो वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है वह है 8। ऊपर से ले लें तो यह है जम्मू कश्मीर, और इसके बाद जो आधा क्षेत्र आता है वह लद्दाख। अब इन दोनों के लिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर जो राज्य हुआ करता था, इनको बांटकर दोनों को यूटी बना दिया गया है, यानी जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी है और लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी है। इसके अलावा चंडीगढ़ को देख सकते हैं, यह भी यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली को भी है। और दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, यह जो यहाँ पर हैं वह भी यूनियन टेरिटरी हैं। लक्षद्वीप है, पुदुचेरी हुई, अंडमान निकोबार, आइसलैंड हुआ, यह भी भारत की ही यूनियन टेरिटरी है। आगे देखें तो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो वर्तमान में हमारे यहाँ पर 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश यह हैं जो आपके सामने हैं, आपको याद होना चाहिए। अब हम बात करें अंडमान निकोबार 1956 में निकल कर आया, चंडीगढ़ 1966 में निकल कर आया, दादर नगर हवेली दमन दीव 1961 में टेरिटरी बनाई गई, दिल्ली को 1956 में ही टेरिटरी बनाया गया। अब ज़्यादातर आप बात देख रहे होंगे 1956, और 1956 में आपको याद रखना चाहिए कि हमारे देश में राज्य पुनर्गठन आयोग चल रहा था। इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, पांडुचेरी, तो यह जो एरिया है वह निकल कर आया। 1956 में लक्षद्वीप आया, 1962 में हमारी पांडुचेरी निकल कर आई। अनुच्छेद 1 के द्वारा क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में प्रावधानों को रखा जाता है, यानी जो हमारा अनुच्छेद 1 है वह यूनियन एंड टेरिटरी की बात करता है। भारत एक संघ, यानी जो हमारा भारत है एक संघ के रूप में व्यवस्थित है, इसमें राज्य व केंद्र शासित प्रदेश पाए जाते हैं। संपूर्ण बाउंड्री के लिए जो व्याख्या दी गई है, जो परिभाषा दी गई है, वह आर्टिकल 1 में दी गई है। आगे हम बात करें तो हम देख सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश जो संघवाद के ढांचे के तहत केंद्र व राज्यों को अधिकार अलग अलग होते हैं। यानी देखो, जैसे हमारा देश है तो इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी हैं और राज्य भी हैं, तो राज्य के लिए अलग अधिकार होंगे, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अलग अधिकार होंगे।
चूँकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश हैं वह सीधे तौर पर पार्लियामेंट के हक में आते हैं और राज्य राज्य सरकार के हक में आते हैं, तो उनके अधिकार भी अलग अलग होते हैं। लेकिन जब केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारों की बात की जाती है तो इन पर कानून व्यवस्था चलाने का अधिकतर अधिकार केंद्र का होता है। इन्हें केंद्र द्वारा पोषित क्षेत्र भी कहा जाता है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश कहलाते हैं। ऐतिहासिक स्थिति देखें तो 1874 में जब ब्रिटिश उपनिवेश हमारे यहाँ पर हुआ करता था, तो इस समय पर हमारे पास प्रदेशों का 60 से लेकर 70% स्वरूप देश के रूप में आ चुका था। तो ये हम देख सकते हैं कि जो आज के केंद्र शासित प्रदेश हैं वह 60 से 70% कहाँ आ चुके थे, भारत के स्वरूप में आ चुके थे। यानी जहाँ जहाँ पर ब्रिटेन का रूल हुआ करता था, अब हम देसी रियासतों की बात करें तो वह अपने आप को एक राज्य के रूप में मानते थे और संपूर्ण भारत को कैप्चर करना चाहते थे। लेकिन हम देख सकते हैं कि यह पॉसिबल नहीं था। बहुत पहले कुछ ऐसे दिग्गज जो कि शासक हुए जिन्होंने बहुत से भारत के बड़े क्षेत्र पर अधिकार किया, लेकिन अब हम देख सकते थे यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो चुका था और जो भी यहाँ पर कैप्चर हो रहा था वह सीधे भारत के हक में आ रहा था। इंडिया वही कहा जाता था जो अंग्रेज़ों के क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता था। तो हम देख सकते हैं कि यह स्वरूप पहले से ही निकलकर सामने आ रहा था। बाद में हम देख सकते हैं कि इन्हें चीफ कमिश्नर प्रोविंस बोला जाने लगा। 1947 में जब हम आते हैं तो हमारा देश आज़ाद होता है। इन्हें पार्ट सी तथा डी पार्ट में स्थान दे दिया जाता है। वास्तविक रूप से केंद्र शासित प्रदेश राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के माध्यम से निकल कर आते हैं, जिनकी चर्चा हमने पहले की है कि 1956 में जो क्षेत्र हैं वह कौन कौन से निकल कर आए। तो हमने थोड़ी ऐतिहासिक स्थिति इसकी देखी। आगे देखते हैं तो इसी क्रम में कई केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। यानी कई जो केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे वहाँ पर स्थानीय सरकार निकल कर आने लगी और हम देख सकते हैं उन्हें राज्य का दर्जा दे दिया गया। पहले हिमाचल प्रदेश है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है। यह सब क्या हुआ करता था, यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी। और जैसे जैसे यहाँ पर स्थानीय सरकार का आगमन हुआ तो इनको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। वर्तमान में ये राज्य बना दिया गया। वर्तमान में दिल्ली को भी राज्य बनाने की मांग चल रही है। यानी हम देख सकते हैं दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी है तो यहाँ की जो सरकार है आम आदमी पार्टी की सरकार, इसको राज्य बनाए जाने की मांग कर रही है। समय के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के नामों में भी परिवर्तन किया गया। लक्षद्वीप जो कि पहले लक्काद्वीप कहलाता था, तो 1973 में लक्षद्वीप निकल कर आया। नई दिल्ली 1992 में। और हम देख सकते हैं कि पांडिचेरी, पुदुचेरी पहले इसको कहा जाता था, तो पांडिचेरी 2006 में इसका नाम रखा गया। तो इस प्रकार से नामों का परिवर्तन भी हुआ, जो कि आपको याद रखना है। हम देखें चंडीगढ़ तथा दिल्ली की बात करें तो प्रशासनिक तथा राजनीतिक स्थिति के चलते तो हम देख सकते हैं केंद्र शासित प्रदेशों को बनाए जाने के पीछे रीजन भी होंगे कि क्यों यह प्रदेश बनाए गए। दिल्ली और चंडीगढ़ की बात देखें तो प्रशासनिक और राजनीतिक कारणों के चलते चंडीगढ़ को पंजाब तथा हरियाणा की राजधानी बनाया गया। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दो राज्यों का विवाद था, पंजाब और हरियाणा। पंजाबी बोलने वाले पंजाब में, हिंदी बोलने वाले हरियाणा में शामिल हुए और चंडीगढ़ यह डिस्प्यूट में था। दोनों को राजधानी बनानी थी, तो पंजाब को भी और हरियाणा दोनों को राजधानी किसको बना दिया गया, चंडीगढ़ को बना दिया गया। और चंडीगढ़ को यूटी बना दिया गया ताकि विवाद ना हो, ना आपके पास है और ना आपके पास है, यह केंद्र शासित प्रदेश है। पुदुचेरी, दादर नगर हवेली की बात करें तो इन क्षेत्रों को सांस्कृतिक अलग होने के कारण इसके चलते केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। पुदुचेरी आप देख सकते हैं, दादर नगर हवेली, इनकी जो थोड़ी सी लोकेशन यहाँ पर हम देखें तो ये, हाँ, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह छोटे छोटे द्वीपों में बसी हुई। तो इसी कारण इनकी स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है, इसी कारण से इनको क्या कर दिया गया था, इनको अलग से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। अब हम बात करें अंडमान निकोबार लक्षद्वीप की, तो द्वीप समूह होने के कारण इन क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। यह क्षेत्र सेना व सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र होते थे। हम देख सकते हैं कि सबसे पहले जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुआ करते थे, उन्होंने इस क्षेत्र को ही आज़ाद कराया गया था। तो और वर्तमान में इन द्वीपों के नाम इनके नाम पर भी और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रख दिए गए हैं। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन यदि देखें तो इनके बारे में संवैधानिक प्रावधान हमें कहाँ पर देखने मिलते हैं, 8वीं अनुसूची में भाग 8 में।
यदि हम भाग 8 में जाते हैं तो अनुच्छेद 339 से लेकर 341 के बीच केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में प्रावधान देखने को मिलेंगे। यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को केंद्र द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यहाँ का प्रशासन एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं और हम देख सकते हैं जिन्हें केंद्र द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। यह केंद्र के नुमाइंदे होते हैं और केंद्र के अनुसार यह कार्य करते हैं। दिल्ली पांडिचेरी में विधानसभा पाई जाती है। केवल 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा पाई जाती है, प्रॉपर यहां के सीएम होते हैं, तो आपको याद रखना है। यहाँ मुख्यमंत्री प्रशासक होते हैं और इसके बाद एलजीबी होते हैं। समीपवर्ती क्षेत्रों पर प्रशासन करने की शक्तियां राष्ट्रपति द्वारा गवर्नर को दी जा सकती हैं। मान लो कोई क्षेत्र है, यहाँ का गवर्नर है और गवर्नर को समीपवर्ती क्षेत्र जो यूनियन टेरिटरी है, छोटा छोटा क्षेत्र है, यहाँ पर शासन करने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति के द्वारा गवर्नर को दी जा सकती है। आगे देखें, संपूर्ण काउंसिल विधानसभा के प्रति जवाबदेह हो गई। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किस प्रकार से चलता है, तो इनकी जो काउंसिल बनाई जाती है विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है। हम देख सकते हैं यहाँ का प्रशासनिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। यानी हम देख सकते हैं कि जहाँ पर विधानसभाएं पाई जाती हैं, उन 2 यूनियन टेरिटरी की बात करें, यदि यहाँ का प्रशासन तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन तुरंत ही लागू कर दिया जाता है। पंजाब के गवर्नर के अंतर्गत चंडीगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्थाएं आती हैं। यानी पंजाब के जो गवर्नर हैं इन्हीं के अंतर्गत चंडीगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्थाएं आती हैं, जो कि राष्ट्रपति द्वारा इनको अधिकार दिया जाता है। दादर नगर हवेली तथा दमन दीव को एक ही केंद्र शासित प्रदेश में शामिल किया गया है। यह 3 क्षेत्र दादर नगर हवेली दमन दीव को एक ही क्षेत्र के अंतर्गत रेगुलेट किया जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1961 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन गृह मंत्रालय के अंतर्गत रखा जाता है। तो आपको यह याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए कानून बनाना, वित्तीय मुद्दों में बजट, लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति, यह सब काम किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा रेगुलेट किया जाता है। अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दमन दीव, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, इन क्षेत्रों में गृह मंत्रालय के तहत ही नियंत्रित किया जाता है। यह जो क्षेत्र है आपको याद रखना है, अंडमान निकोबार हुआ, चंडीगढ़ हुआ, दमन दीव हुआ, दादर नगर हवेली हुआ, यह सब कहाँ पर रेगुलेट किए जाते हैं? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। अब हम थोड़ी सी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद की बात करें, आर्टिकल की बात करें, तो अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन की बात करता है। किस प्रकार से हमारे केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन होना चाहिए। अनुच्छेद 239A की बात करें तो विधानसभा तथा मंत्री परिषद, जैसे कि दिल्ली और पांडिचेरी में जो यहाँ की विधानसभा है वह यहाँ की मंत्री परिषद है, उसकी बात करता है। अनुच्छेद 339A का ए पार्ट दिल्ली के लिए विशेष प्रावधानों की बात करता है। अनुच्छेद 239 का ए का बी जो करता है बात संवैधानिक तंत्र के विफल होने की और केंद्र के हाथ में सत्ता आने की। तो यह आर्टिकल आपको याद रखने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार की जानकारी के लिए बने रहें स्टडी राइट बाय मनी पांडे से और करते रहें अपना अध्ययन। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको उपलब्ध कराई जाती हैं और हम देख सकते हैं कि 119 लेक्चर आपके पॉलिटी के आ चुके हैं। यदि आप अन लेक्चर को पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, नोट डाउन करते हैं, इन्फॉर्मेशन को अच्छे तरीके से व्यवस्थित कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन कहीं भी नहीं जाएगा। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि हिस्ट्री भी आपकी कवर करा दी गई है, जिसका अध्ययन आप कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के अध्ययन के लिए बने रहें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।